हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा 14 दिसंबर 2024 को हमारा सीटेट लेवल 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो बेसिकली हमने सेट लिया है वो हमारा जे सेट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स हैं वो टिपिकली सक्सेस को क्या एट्रीब्यूट देते हैं और फेलियर को क्या एट्रीब्यूट देते हैं। अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास 3 ओरिएंटेड होती है, जो भी लर्निंग ओरिएंटेशन होती है, एक तो मास्टरी ओरिएंटेड, फेलियर और एक अवॉइडेंस। तो मास्टरी वो होते हैं जो कि यहाँ पे हमारा अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ये वाले ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन, एबिलिटी और एफर्ट देते हैं अगर इनकी सक्सेस मिलती है। और फेलियर हो जाता है तो इसका ये कारण मानते हैं कि इन्होंने एफर्ट नहीं किया। अगर सक्सेस हो रही है तो भी इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स लगाए। अगर फेलियर हो रहा है तो यानी इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए। जो फर्दर जो हमारी 2 और बच गई जो भी ओरिएंटेशन है उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि जैसे कि फेलियर है, फेलियर वाला बच्चा मेहनत इसलिए करता है ताकि वो फेल ना हो। परफॉर्मेंस वाला होता है जो परफॉर्मेंस के लिए काम करता है, सिर्फ उसे मार्क्स हासिल करने से मतलब है। यानी जैसे जैसे स्टेज परफॉर्मेंस है वो सिर्फ परफॉर्म करने के लिए पढ़ाई करता है। मास्टरी वाला अपने आप के एफर्ट्स को, एबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए बढ़ता है। और फेलियर अवॉइडेंस यानी कि मैं फेल ना हो, फेल से बचने के लिए फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन को फॉलो करता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड्स बाय द टीचर्स हाइंडर्स। जो स्कैफोल्डिंग है वो टीचर्स को हाइंडर्स, ये अगर हम ध्यान से देखते हैं आप असर्शन में जो हाइंडर्स शब्द है वो क्या एक नेगेटिव है, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। जबकि जो स्कैफोल्डिंग है वो इम्पोर्टेंट लर्निंग का पार्ट होता है। जैसे स्कैफोल्डिंग ले वाइगोस्की ने दी थी, उसमें क्या होता है कि टीचर आपको सपोर्ट करता है, जहाँ पर भी बच्चा अटकता है उसे हिंट्स या क्लूज देकर प्रमोट करता है ताकि उसकी लर्निंग और भी इफिशिएंटली तरीके से हो सके। नेक्स्ट आपको, यानी कि ये हमारा असर्शन गलत हो गया। अगर आपको ये पता है कि असर्शन गलत है तो वहाँ पर आप 1 सेकेंड में आंसर बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जहाँ पर असर्शन रोंग है। लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रीज़न भी गलत क्यों है। यहाँ पे बोला गया है कि ले वाइगोस्की का कहना है कि जो चिल्ड्रन है इंडिपेंडेंटली सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट पर एक्ट कर कर और मैनिपुलेट करके। ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं ले वाइगोस्की की थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज। अगर सोशल की बात करें तो इसमें बहुत सारी लर्निंग आ जाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। उन सब में क्या होता है, बच्चा ग्रुप में सीखता है, सोशल होकर सीखता है। जबकि यहाँ पे बोला गया है कि इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली सीखता है, और इंडिपेंडेंटली तो होगा भी नहीं, क्योंकि टीचर एज ए फैसिलिटेटर भी काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, टीचर शुड डिस्टेंस। क्या टीचर को डिस्टेंस रखना चाहिए? यहाँ पर आपने देखा डिस्टेंस, यानी कि बच्चे की जो स्टडी है या बच्चे से हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और जो भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो मुख्य तौर पर जो भी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनली सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर थोप देनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात। फिर अगर बच्चे खुद ही सीख लेंगे, सारा काम खुद ही कर लेंगे, तो बच्चों को स्कूल में क्या ज़रूरत है, टीचर की क्या ज़रूरत है। जबकि टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग में। वंस एक बार आपको ये पता चल गया कि असर्शन गलत है तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारी सही हो जाएगा। फिर भी रीड करते हैं, क्योंकि सिर्फ
ऑप्शन 4 में ही हमारा असर्शन रॉन्ग बताया गया है कि जो फिर इन्होंने बताया रीजन में कि टीचिंग अथॉरिटिव रेदर देन डेमोक्रेटिव। अथॉरिटिव क्या होता है, जिसमें मोस्टली ये पेरेंटिंग स्टाइल्स और टीचिंग स्टाइल्स में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि सारा और सारा टीचर की चलेगी और बच्चे का कोई रोल नहीं है। और जबकि हम मानते हैं कि डेमोक्रेटिक अच्छा होता है, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होके टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस करते हैं और लर्निंग होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम ऑप्शन नंबर 4 पे। इन डेवलपमेंटल टर्म्स, अब यहाँ पे पूछा गया है डेवलपमेंटल टर्म्स में एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम वेयर एन इंडिविजुअल अपहोल्ड्स एन एम्प्लीफाइड सेंसिटिविटी to the particular incentive for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to dash period of development। अब देखो, आपने इतनी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ी होगी, लेकिन आपका सारा सिर के ऊपर से गया होगा, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशन टाइप में जब हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर अपनी सीटेट की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे एज सच कोई डेफिनेशन नहीं होती किसी भी पीरियड की। तो अगर आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जाओगे तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखेंगे इनकोडिंग पीरियड नहीं समझ आएगा। स्टिमुलस तो वैसे ही रॉन्ग माना जाता है, जैसे लर्निंग में बिहेवियरिज्म का। इंसेंटिव पीरियड, प्रोत्साहन अवधि, ये सब चीज़ें। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा जो ऑप्शन है 1 इसका सही होगा, क्रिटिकल पीरियड एक ऐसा पीरियड टाइम फ्रेम होता है जिसमें कि अगर कोई डेवलपमेंटल टाइम्स में कोई सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि क्रिटिकल ऐसा कोई हो जाए कि आप को क्षति हो जाए, यानी कि कोई भी हार्म हो जाए और उसकी आप रिकवरी ना कर पाए, उसे क्रिटिकल पीरियड भी कहा जाता है। या फिर अगर हम इसे और बेटर तरीके से देखें तो क्रिटिकल पीरियड बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे आप लैंग्वेज के लिए मानते हैं कि आप 5 साल से पहले बच्चे को अच्छे से कितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका एलएडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वहीं अगर आप अडल्ट को सिखाएंगे तो उसे हो सकता है परेशानी आए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्ग्राफिया। तो जो डिस्ग्राफिया है वो किसकी वजह से होता है, सबको पता है, राइटिंग में। ग्राफिया ही ग्राफ से रिलेटेड है और इसका क्या होता है, डिफ़िकल्टीज इन राइटिंग। नेक्स्ट लॉरेंस कॉलबर्ग हैं, पहली बात तो वो स्टेज थ्योरी उन्होंने क्या दी है, स्टेज थ्योरी दी है। और स्टेज थ्योरी का बेसिकली पर्पस क्या है कि डेवलपमेंटल डिसकंटिन्यूअस है। कौन कौन मानते हैं, एक तो लॉरेंस कॉलबर्ग हो गए हमारे, और दूसरा हमारा जीन पियाजे, राइट। तो अब इन्होंने क्या दिया, ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि मोरल डेवलपमेंट प्रोग्रेसिवली स्टेजेस में होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि लॉरेंस कॉलबर्ग का कहना है कि जो मोरल डेवलपमेंट है प्रोग्रेसिवली स्टेजेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। हम सबको पता है कि बच्चे अच्छे से कब सीख सकते हैं, जब उन्हें क्या होगा, देखो, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न। जैसे कि आप किसी को, सबसे जो फर्स्ट बेसिक थिंग है सिखाने की वो होता है मोटिवेशन टू लर्न। अगर बच्चे को मोटिवेशन ही नहीं है तो आप कितना ही अच्छा पढ़ाएं, कितनी ही अच्छी फैसिलिटीज़ दें, कितना ही अच्छा टीचर हो, कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ कराएं, जब तक बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा। इस वजह से इसमें जो है मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न इसकी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द हर एक पेपर में आता है। तो ये होता क्या है, ये डायरेक्शन का प्रिंसिपल होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल और एक होता है हमारे पास सीफेलोकोडल। तो इन दोनों में होता क्या है, सीफेलोकोडल और इनमें, तो जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है, प्रॉक्सिमल डिस्टल्स में होता है जो कि प्रॉक्सिमल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि जो डेवलपमेंट है बच्चे के सेंटर से शुरू होकर
और कहाँ तक जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। और सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, जब हेड से डेवलपमेंट शुरू होकर टो तक जाए, यानी सबसे पहले बच्चे का हेड कंट्रोल होगा, फिर नेक कंट्रोल, फिर ये मतलब कि आपका ट्रंक आ जाएगा, स्टोमक वगैरह, फिर उसकी लेग्स आएंगे। तो ये डायरेक्शन होती है सिफेलोकॉर्डल। और प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएं, इन्होंने यहाँ पे मतलब ऑप्शंस के थ्रू क्या दे रखा है, तो इन्होंने कहा कि चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैस्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीड्स इन थ्रेड। ये बात ही इसकी तरफ से सही है, क्योंकि इसका यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, इनसे आपको डायरेक्ट नहीं पूछा, तो इसमें एप्लीकेशन क्या होगा, ये बात बिल्कुल सही है। देखो जैसे कि अगर हम सेंटर से स्टार्ट करें तो हमारा हैंड है, जैसे कि ये हमारा हैंड है, तो हैंड में सबसे पहले ये वाली मसल्स यानी कि जैसे हथेली है वो पहले डेवलप होगी, बाद में हमारी फाइन मोटर स्किल्स जो हम टिप से काम करेंगे वो डेवलप होगी। तो पहले बच्चा बॉल को ग्रैस्प करना सीखेगा, फिर बाद में मोती पिरोना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने आप से बात करते हैं, क्यों करते हैं बताइए क्यों? क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेट करना चाहते हैं। ईगोसेंट्रिक किसका पॉइंट है, ये ईगोसेंट्रिक बोलते हैं जैसे बच्चे बड़बड़ा के बात करते हैं। अगर हम बात करें 3 to 6 ईयर्स के समथिंग, प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं वाइगोस्की के अनुसार, लेकिन जीन पियाजे से ईगोसेंट्रिक बताते हैं। इलॉजिकल नहीं होती, वैसे ये लॉजिकल होती, क्योंकि बच्चे अपने आप को रेगुलेट करते हैं। और इसके ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाइगोस्की, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट कौन सा एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का, वही जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, ब्रेकिंग अ टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। यानी कि जो भी बड़ा टास्क है, बेसिकली ये स्कैफोल्डिंग का ही नहीं बल्कि जो बड़ा टास्क है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। तो ये उस ADHD के बच्चे के लिए भी ठीक रहता है, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता, उसे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इम्पल्सिव नेचर देखा जाता है तो उसमें भी यही ठीक रहता है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब आ जाते हैं हमारे पास दो टर्म्स, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से, रिवार्ड, सैलरी। इंट्रिंसिक अंदर से, मेरे को किसी काम में करने में मज़ा आता है, डैट इज़ इंट्रिंसिक। तो अब बाय डेफिनेशन इसकी ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जो मोटिवेशन इन्वायरमेंट से आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, बाहर का हिस्सा है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रोन अप। यही आंसर है इसका, क्योंकि जिस भी समाज संस्कृति में बच्चे रहते हैं, बड़े होते हैं, उनका असर देखा जा सकता है जो भी संस्कृति का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखी है टेबुल रासा और ब्लैंक स्लेट होते, बिल्कुल नहीं। ये जॉन लॉ के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट अनरूली यानी कि बच्चे क्या होते हैं, अनियंत्रित होते हैं और उन्हें सोशलाइज किया जाता है, जबकि बच्चा तो एक ऐसा होता है कि आप उसे जैसा इन्वायरमेंट देंगे, जैसा परिवेश देंगे, उस हिसाब से वो शेप हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है, वो उसके अंदर हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ के जब एक बच्चा शेप होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। comes up with this will genetic codes that determine their destiny? No, इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 or 6 years शुड नॉट बी प्रेशराइज टू राइट प्रॉपरली एंड विद इन द लाइन्स। बात बिल्कुल सही है, आप बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स ऑनवर्ड। जैसे आपने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे इमर्जेंट लिटरेसी का एग्जांपल देते हैं, जैसे दीवार पर या फिर आपने प्लेन शीट दे दी, ड्राइंग शीट दे दी, तो उस पर ऐसे 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 कुछ भी बनाते रहते, उनका कोई ये भी नहीं होता कि कोई मीनिंग निकल रहा है। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जैसे नया नया फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन वो वेल डेवलप्ड नहीं हुई हैं ताकि वो प्रॉपरली क्या कर सके, विद इन द लाइन्स लिख सके। तो इस केस में असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच लेवल ऑफ कॉल्बर के लेवल के अनुसार जो मॉरल डेवलपमेंट, एथिकल बिहेवियर, जो इंडिविजुअल का एथिकल बिहेवियर है मेनली डिपेंड होता है माइंडसेट, व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी। ये जो शब्द है आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये हमारा किस में आ जाता है, कन्वेंशनल लेवल में। जब हम समाज के अनुसार चलने लग जाते हैं, जैसे गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन आती है इसमें। सेकंड इसकी अगर हम स्टेज की बात करें तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट जो 15 है, टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स। बात बिल्कुल सही है, मल्टी सेंसरी, ताकि हम सभी बच्चों को इंक्लूसिव क्लासरूम में इंक्लूड कर सके। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो स्टैंडर्ड वर्ड है ये बिल्कुल गलत है, मानकीकरण, नेगेटिव वर्ड्स माने जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड, एक आपने कैसे स्टैंडर्ड कर दिया, स्टैंडर्ड एक एवरेज को ध्यान में रख के किया जाता है। लेकिन हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम में अब जैसे हम स्टैंडर्ड रखते हैं कि स्टैंडर्ड या एवरेज IQ 90 से 110 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चे का IQ सिर्फ इनके बीच ही होगा, बच्चे का इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड बच्चे भी इंक्लूसिव में इंक्लूड किए जाते हैं। और जो हमारे इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिनका कम होता है, डिफिशिएंट, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारा असर्शन ठीक है, रीज़न फॉल्स है, तो हमारी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 16 चिल्ड्रन ऑफन come up with their own explanation of events around them. On being probed as to why does it rain, Sia says God was tired of carrying the buckets of water on his shoulders. Such explanations, जैसे जो भी बच्चे आते हैं स्कूल में तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जैसे भी उन्हें समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अर्ली जैसे फर्स्ट स्कूल बोला जाता है हमारे घर को, फैमिली को, और उसके बाद हमारी फर्स्ट टीचर मदर को कंसिडर किया जाता है। तो वो बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर आते हैं स्कूल में। तो उसी में से अगर यहाँ पर ये बात करें तो ये कैसा हो रहा है कि ये तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप पढ़ के देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर यहाँ पे 2 है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो चिल्ड्रन है उनके पास नेवी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जिन्हें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी बोलते हैं, जो बच्चे बना लेते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के दौरान। जैसे एक एग्जांपल है बहुत, कि बच्चे ने ये मान लिया कि जो मिल्क है, आपका जो मिल्क है वो कहाँ से आता है, मिल्क बूथ पर से आता है, यानी वहीं से आता है मशीन से, या फिर मतलब वहाँ पे मिल्क बूथ में ही बनता है। जब उस बच्चे ने कोई काऊ बफेलो नहीं देखी या उससे एक्सपीरियंस नहीं पता उसे कि मिलता है, तो उसकी वो नेवी थ्योरीज बन गई कि अगर टीचर पढ़ा रही है कि काऊ या बफेलो हमें मिल्क देती है, तो वो क्वेश्चन आस्क कर रहा है, रेज कर रहा है अपना बच्चा कि मैम हम तो मिल्क बूथ से लेकर आते हैं, मिल्क बूथ से मिलता है। तो ये क्या बोलते हैं, इन्हें हमें बच्चे को नकारना नहीं चाहिए कि नेवी थ्योरीज होते हैं, अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस होते हैं, हमें इन्हें करेक्ट करना चाहिए, इन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस। सबको पता है कौन से हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल।
ये हमारी क्या जीन पे आ जाएगी, स्टेजेस हैं। नेक्स्ट, टीचर should encourage boys of her class to participate in sports while assigning art decoration to girls। तो यहाँ पे तो टीचर गलत कर रही है, क्यों कि वो स्पोर्ट्स में तो बच्चों बॉयज़ का पार्टिसिपेशन करा रही है, जबकि गर्ल्स को डेकोरेशन का काम दे रखा है। ये बिल्कुल गलत है। हम ये जेंडर रोल्स होते हैं और जेंडर रोल्स हमने फिक्स बना लिए हैं, रिजिडिट ये अपने माइंड में इतनी सेट कर ली है कि स्पोर्ट्स का काम टीचर बॉयज़ से करा रही है और डेकोरेशन का गर्ल्स से। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इन्होंने बताया रीज़न में कि वही है, अगर असर्शन गलत हो जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, क्योंकि ये इसी में असर्शन फॉल्स है। नेक्स्ट, इसका रीज़न क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो जेंडर रोल्स को इसलिए एक्वायर कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, जबकि बायोलॉजिकल अलग होते हैं और जेंडर रोल्स अलग होते हैं। तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कैटर नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद ADHD, तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड अगर आप शब्द नहीं देखोगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर दोगे। यहाँ पे मैंने अवॉइड सर्कल कर दिया है। इसका क्या मतलब है, अवॉइड हो, नोट हो, आपको कहीं भी पेपर में दिखे तो सबसे पहले उन्हें पेन से सर्कल कर लीजिए, ताकि जब आप ऑप्शंस पे जाएं तो आपको पता हो कि आपको पॉजिटिव आंसर चूज़ करना है या नेगेटिव चूज़ करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेकिंग नॉइजेस। बच्चे पहले ही डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो वो अपनी लर्निंग को कैसे कर पाएंगे। तो हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं करनी, ना ही कोई नॉइज़ क्रिएट करने देनी इन बच्चों को। काइनेस्थेटिक लर्नर्स क्या होते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि जो बच्चे करने और चलने फिरने यानी डूइंग एंड मूविंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज से सीखते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्ले टाइम के दौरान जो ऋषभ 7 ईयर ओल्ड है उसने एक डॉल पिक की खेलने के साथ, जो कुछ उसके पीयर्स हैं उसका मजाक बना रहे हैं उसकी चॉइस ऑफ टॉय को लेकर। एज अ टीचर आप चाहते हो कि जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब आपने यहाँ पे अंडरलाइन कर ले कि जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, इससे क्या होगा, यानी कि टीचर तो चाहती है कि जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो टीचर इस सिचुएशन में क्या करेगी अगर उसे फ्लेक्सिबिलिटी लानी। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़े, लेट ऋषभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टूल ऑफ देयर टॉय ऑफ देयर चॉइस। बिल्कुल सही है। अगर आप जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को एज अ टीचर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप ऋषभ को डॉल के साथ खेलने देंगे और बच्चों को भी कहेंगे जो आपकी पसंद है, वट यू वुड लाइक टू प्ले विद, आप प्ले कर सकते हैं। और तो ऑप्शन सारी गलत हैं, जैसे कि आप कि डॉल ले लेंगे और ऋषभ को नहीं खेलने देंगे, ये भी गलत है। और उसे कहेंगे कि ये बॉयज़ के, ये गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ नहीं खेलते, ये भी गलत है। नेक्स्ट, ऋषभ, ये भी गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 22, इफेक्टिव टीचर्स familiarize themselves with the daily lives and socio-cultural backgrounds of learners। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, तभी तो हम उसे इंक्लूड कर पाएंगे। बच्चे की क्या है प्रॉब्लम, क्या है क्या, जैसे कि अगर कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो जैसे बच्चा हमारे साथ 6 से 7 घंटे रहता है स्कूल में, लेकिन ज़्यादातर समय वो अपने घर पे स्पेंड करता है, तो हमें इसलिए बोला जाता है कि जो PTMs हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पेरेंट्स को आपको अवेयर भी करना है कि उन्हें PTMs क्या करनी पड़ी, रेगुलरली अटेंड करें, तभी तो जो टीचर है वो फैमिलाइज हो पाएगा कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जो लर्निंग है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है। जैसे मैंने बताया कि मिल्क बूथ का एग्जांपल दिया, अब वो बच्चा वहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे लर्निंग में प्रभावित करता है, इसलिए हमें उनका जानना ज़रूरी है कि उसके घर पे लेट्स एग्जांपल, एक
बच्चा घर में मीडियम मतलब वो बंगाली बोलते हैं और आप उसे बोल रहे हो हिंदी या इंग्लिश, बच्चे को समझ नहीं आ रहा। भले ही वो बंगाली में अच्छा परफॉर्म करता है, आप सोच रहे बच्चा पढ़ता नहीं है। ऑन अटेंडिंग पीटीएम्स, और अगर आपको सोशल बैकग्राउंड पता है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ बंगाली। आप ट्राई कर सकते हैं बंगाली में कनेक्ट करने की बच्चे को। तो वही है कि ये दोनों ही ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड, इंक्लूजन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? फ्लेक्सिबल करिकुलम बिल्कुल सही, कोऑपरेटिव सही है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग भी सही है, लेकिन जो सेग्रीगेशन और लेबलिंग है ये तो बिल्कुल गलत है। ना ही आपको बच्चे को सेग्रीगेट करना है, ना ही लेबलिंग करनी है। आपको बच्चे को ये नहीं कहना है कि ये देखो सबसे अच्छा पढ़ता है। वंस अगर आप किसी बच्चे को लेबल कर दोगे, चाहे पॉजिटिव लेबल करो या नेगेटिव, पॉजिटिव वाला बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और फिर क्या पता उसकी लर्निंग भी अफेक्टेड हो और बच्चे उससे ये सोचेंगे मैम इसकी तारीफ करती रहती। तो आपको ये सब नहीं करना, क्योंकि हमें आपको बच्चे को सिखाना है। यहाँ पर हम किसी रेस में नहीं दौड़ रहे, हमें किसी को आगे नहीं निकलना। कंपटीशन नहीं है लर्निंग, लर्निंग और कंपटीशन वेरी टू डिफरेंट थिंग्स है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सिबल सच एज, ये लिखा हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से होते हैं? देखो अगर आपसे रीजन पूछा गया तो परसेप्चुअल सेंट्रेशन होगा, और इसको क्या बोलते हैं वो हमारा इरिवर्सिबिलिटी होते हैं। तो अगर क्वेश्चन के थ्रू जाएं तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे में अभी परसेप्चुअल सेंट्रेशन है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, यानी इरिवर्सिबिलिटी डेवलप नहीं हुई है। मतलब इरिवर्सिबिलिटी है बच्चे में, रिवर्सिबिलिटी नहीं हुई है, यानी कि बच्चा रिवर्स करना नहीं सीखता। नेक्स्ट, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू के अनुसार लर्निंग एक्सटेंडिंग है, ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कि सिर्फ ब्लैंक स्लेट पर लिखना यानी हमारे माइंड को मानना, इंडिविजुअल पैसिव नहीं, कंसिडर टू बी लर्न न्यू बिहेवियर, जो बिहेवियरिज्म है ना वो बहुत पीछे जा चुका है। आज के टाइम में हम कंस्ट्रक्टिविज्म पर ज़्यादा फोकस है, और जो हमारा NCF 2005 है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर को ही फॉलो करता है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अच्छे गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने तो टीचर किस पर करेगा? टीचर बेसिकली हमारे ब्रेक करेगा लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को और स्मॉल मैनेजेबल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट करते हैं, मीनिंगफुल जो लर्निंग है वो किसके? नोट, प्राइमरीली नोट आ गया तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग फैक्ट्स, ड्रिल एंड प्रैक्टिस ये सब नेगेटिव है। अगर सीटेट की बात करें तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, अगर सोशल कम्युनिकेशन की बात करें तो किसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? दैट इज ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं इनका टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख पाते, बेसिकली रिजिडिटी बहुत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंटल माइलस्टोन सेंसरी मोटर के, आपसे किससे पूछे गए हैं? सेंसरी मोटर के पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगी, ऑब्जेक्ट परमानेंस और डिफर्ड इमिटेशन, और तो ये डिफरेंट स्टेजेस के लिए गए हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर जो साइंटिस्ट है उसमें हाई कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होती है? और स्कल्पचर में। तो जैसे हमें पता है कि हावर्ड गार्डन ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है, तो इसमें क्या होते हैं? साइंटिस्ट में होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल,
और स्कल्पचर में बोडिली काइनेस्थेटिक, तो हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक हो जाएगी। थैंक यू। ये हमारी आज हमने डिस्कस किया है सीटेट के आंसर की। आई होप वी विल मेट इन अ नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन बाय।